हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपने मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व के बीएससी सेकंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट को, जहाँ पे हम अभी अपने बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आज जो हमारा टॉपिक है कि एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। डेफिनेटली बड़े मार्क्स में ये पूछा जाता है और मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसे जियोमेट्रिकल वे से पढ़ाया जाता है। बहुत जगह किताबों में और क्लासेस में आपको इसको ज्यामिति विधि से पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत बहुत विजुअलाइज करने में टफ पड़ता है। और ये समझ लीजिए कि 10 में से 9 बच्चे इसको नहीं बना के आ पाते एग्ज़ाम में। ठीक, तो आज हम वेक्टर को, कंसेप्ट को अपने बेस बनाते हुए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम को आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है और कंसेप्ट को, बायो-सेवर्ट के लॉ को बेस बनाते हुए हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। इससे जस्ट पहले क्लास में हम लोगों ने एक धारावाही कुंडली के केंद्र पे कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो हमने स्टडी किया है। आज हम इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पे कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सिलेबस में क्या लिखा है टॉपिक कि एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ठीक, करंट कैरिंग कॉइल। चलिए डायग्राम थोड़ा सा समझिए और आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए चित्रानुसार माना ए त्रिज्या की एक कुंडली है, ये वाली जो राउंड ऐसे बनी हुई है हमारी, जो कि वाई जेड समतल में है। ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष, तो वाई जेड समतल में है। कुंडली के अक्ष एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु पी, कुंडली का अक्ष मतलब इसके केंद्र से जो लाइन जाता है वही कुंडली का अक्ष कहलाता है। इस अक्ष पर स्थित एक बिंदु P जिसकी दिशा x डायरेक्शन में x अमाउंट में यहाँ पर, ठीक, पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदु P की स्थिति बिंदु O के सापेक्ष सदिश x से दी जाती है। ये x, ये i कंपोनेंट जुड़ेगा आगे, है ना, अर्थात x बराबर क्या है जी, x i है, ये लिखा है यहाँ पर। ओके, माना एक अल्पांश AB, छोटा सा खंड AB, यहाँ पर देखिए ये है अगर हमारा छोटा अल्पांश AB इस तरह से, जिसके निर्देशांक क्रमशः y, ये देखिए निर्देशांक A, बिंदु A और B के निर्देशांक क्या होंगे, चूंकि ये वलय जो है y z प्लेन में रखा है। अब इस डायग्राम में आपको विजुअलाइज करने में अगर दिक्कत है तो मैं एक और डायग्राम यहाँ पे आप लोगों के लिए रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। ये स्क्रीन पे आप देखिए, जस्ट इसके नीचे हमें बना के तो ये वाला आना है, लेकिन अपने दिमाग में इस विजुअलाइजेशन को रखिए कि आखिर में वाई जेड प्लेन में रखा है, कहने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है ऐसे, और ये एक्स डायरेक्शन है, इसके अक्ष से ऐसे जा रहा है। ठीक, इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप का भी डायग्राम आपको मैं शो करूंगा आगे इस क्लास में, ताकि आपको पूरा क्लियर रहे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इस डायग्राम से आप विजुअलाइज करिए कि ये कैसे रखा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग इस ए और बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, वाई का ए का निर्देशांक वाई 0, वाई और जेड, क्योंकि एक्स अक्ष में तो वलय रखा ही नहीं है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई के लिए वाई और जेड के लिए जेड। सिमिलरली ये छोटा भाग जो इंक्रीज हो गया पॉइंट बी यहाँ पे पहुंचा है, इसका निर्देशांक क्या है जी, 0, वाई प्लस स्मॉल एलिमेंट डी वाई और जेड प्लस स्मॉल एलिमेंट डी जेड। ठीक, तो ये दोनों के निर्देशांक हमने लिख लिए यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं हमारे दिशाओं को, वेक्टर्स को। ठीक, ध्यान दीजिएगा, देखिए ओ ए जो है, ए है, त्रिज्या है। ठीक, इस वलय की त्रिज्या है ओ से ए तक। क्लियर है यहाँ तक? कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है वो, सदिश के रूप में। सदिश के रूप में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, चूंकि ये वाई जेड प्लेन में है, तो अगर आप इसको लेते हुए एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट को ए को यहाँ पर देखेंगे, ओ से ए तक का दूरी निकालेंगे ना जी कुल मिला के। देखिए ओ से ए क्या है, मूल बिंदु ये है और ए तक की दूरी सदिश के रूप में, तो क्या होगा, ए का निर्देशांक माइनस ओ का निर्देशांक, तो क्या मिलेगा कंपोनेंट फॉर्म में, y माइनस 0 प्लस जेड माइनस 0, 0 माइनस 0 एक्स है। तो फाइनली कंपोनेंट लगा के ए का वैल्यू क्या मिल गया सदिश रूप में, वाई जे प्लस जेड के। ठीक, ओके। डीएल क्या है, तो डीएल कहाँ पे है देखिए जरा, डीएल ये है जी ए बी। तो ए बी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी वेक्टर फॉर्म में, मतलब इस कोऑर्डिनेट को माइनस करना है इससे, इस कोऑर्डिनेट को माइनस करना है इससे। ठीक, वेक्टर कंपोनेंट लगाते हुए, यही है कंसेप्ट हमारा।
दो बिंदुओं का बीच की दूरी वेक्टर के फॉर्म में कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाला जाता है। ठीक, तो कैसे निकला है देखिए, ए बी मतलब डी एल वाई प्लस डी वाई जे प्लस जेड प्लस डी जेड के माइनस वाई जे माइनस जेड के, ये हो गया। फाइनली इसको घटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा उसे अपन देखेंगे। और त्रिभुज नियम से इस त्रिभुज में देखिए ओ ए पी में अगर ये ए है और ये x है तो परिणामी r क्या होगा जी, त्रिभुज नियम के सम नियम से r क्या होगा, a वेक्टर, मतलब ये दो दिशाओं में, इसकी दिशा ऐसी है और इसकी दिशा ऐसी है, तो ये जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन को कॉन्सेप्ट में लेते हुए वेक्टर a प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू x वेक्टर के बराबर। ठीक, वेक्टर a प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू, एक्चुअल में इसका डायरेक्शन यहाँ पर रिवर्स है जी ना। ठीक है, ये डायरेक्शन ऐसा, ये वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, अगर ये ऐसे और ऐसे है तो। ठीक, तो ये मिल गया परिणामी a प्लस आर इज इक्वल टू एक्स, तो r वेक्टर क्या मिल गया, x माइनस ए वेक्टर। और r वेक्टर की वैल्यू कैसे पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पे मिली हुई है आपको, a वेक्टर की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो r वेक्टर क्या मिल गया, आई एक्स माइनस वाई जे माइनस जेड के, यहाँ से। तो देखिए अब आपने r वेक्टर निकाल लिया है और आपने dl वेक्टर निकाल लिया है। ठीक, ये r और dl को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बायो-सेवर्ट के लॉ के वेक्टर फॉर्म में हमको क्या मिलता है जी, आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये मिलता है, ये बायो-सेवर्ट के लॉ का वेक्टर रूल क्या है, ये है। और यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए हमको dl और r की वैल्यू चाहिए ना, तो dl निकाले वेक्टर फॉर्म में और हम लोगों ने r निकाला। ठीक, उसी को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले अब अल्पांश dl के कारण बायो-सेवर्ट के नियमानुसार बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये होता है, ये दिया जाता है, ये लिख दिए हम लोग। अब यहीं पे हमको dl को, जो dl की वैल्यू आई थी हमारी, और r की वैल्यू, जो r की वैल्यू आई थी वो को हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए अभी इस पे आऊँगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखा हूँ उस पर, यहाँ पे आइए, ये देखिए dl क्या मिलेगा, ये जी ये वाला, ये पोर्सन, ये जब घटेगा माइनस वाई, वाई कट जाएगा, डी वाई जे मिलेगा और डी जेड के मिलेगा, ये कट जाएगा दो ठो, ये और ये कट जाएगा। तो फाइनली जब आपने बायो-सेवर्ट के लॉ में dl और r की वैल्यू रखी, तो ये dl की वैल्यू है और ये r की वैल्यू है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है जी, आई जे के, जीरो डी वाई डी जेड, इसके एलिमेंट x माइनस वाई जेड, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिए i के लिए, j के लिए और k के लिए। इस क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन को हल करोगे तो i का एलिमेंट ये, j का ये और k का ये मिलेगा। इसको इकट्ठा करते हैं पहले अपन, फिर मैं आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट पे। ठीक, तो आपको इतना मिल गया, k के लिए इतना मिला, j के लिए इतना मिला और i के लिए इतना मिला। अब हमें अपने ट्रिग्नोमेट्री की सहायता लेनी है, कैसे, हमें अपने डायग्राम में यहाँ पर देखिए, ये O था, O से A तक वाई एच के साथ थीटा कोण अगर बना रहा है, एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए O से A तक अगर थीटा एंगल बना रहा है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ओ ए पी के लिए, ये देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन, यहाँ पे अगर थीटा एंगल बन रहा है, उसी का छोटा फॉर्म है ना, ये अल्पांश था और ये वाला बिंदु इससे अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें यहाँ पे चुनना है y बराबर a cos थीटा और z बराबर a sin थीटा। अब ये आता कैसे है उसको समझिए, अगर आप इस ट्राइंगल में cos थीटा अप्लाई करेंगे या sin थीटा अप्लाई करेंगे, तो चूंकि ये जो वलय है वाई जेड प्लेन में रखा है ना, वाई जेड प्लेन में रखा है, तो x के कोऑर्डिनेट कुछ नहीं आएंगे। तो सिंपल वैसे ही है जैसे आप रिजु रेखी तार के कंडीशन में एक x बराबर आर साइन थीटा और y बराबर आर कॉस थीटा ले लिए थे, कुछ वैसे ही है। ठीक, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि हमारा y बराबर a कॉस थीटा और z बराबर a साइन थीटा। या तो आप इसको याद करके चलिए और इसका जस्टिफिकेशन ले रहे हैं तो वहीं ट्राइंगल में लगाइए, वो आएगा उतना ही आएगा। ठीक, तो फिर क्या मिला जी कि y आपने चुन लिया a cos थीटा और z आपने चुन लिया a sin थीटा, क्योंकि फिर से वही कंसेप्ट है कि y z x ये परिवर्तित होते रहेंगे, जो है अस्तित्व में वो है त्रिज्या वलय का और इसकी दूरी बिंदु P की, जो कि यहाँ से बनाई गई एंगल पर डिपेंड करता है इस तरह से। ठीक, तो आप अपने फॉर्मूलों को ऐसे पदों में हम पाना चाहते हैं जो कि
दिए रहते हैं, जैसे त्रिज्या होता है, अल्पांश की लंबाई होती है, एक्स वाई जेड इज ए एक्सिस। हमारे जो फॉर्मूला आएगा उसमें एक्स वाई जेड टर्म में आएगा तो फिर वो कैलकुलेटेबल नहीं रहेगा, कहाँ पे कितना कितना दूरी लोगे। तो क्यों ना फॉर्मूला फिजिक्स में ऐसे बनाया जाए जो फिजिकली है, लेंथ है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया है वो कितने एंगल पे रखा हुआ है वो मेजर आउट हो जाएगा, किस पोजीशन पे है, किस दिशा में है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो इसलिए फॉर्मूलों को इंट्स के टर्म्स में बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपने दो चयन किए हैं कि y बराबर a cos थीटा, z बराबर a sin थीटा। तो डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो ये होगा dy माइनस a cos का डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा, तो माइनस a sin थीटा, और d थीटा ये वाला, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dz a cos थीटा और d थीटा। और वेक्टर a क्या मिलेगा जी, वेक्टर a का मान क्या था, वाई जे प्लस जेड के था, तो वाई ए कॉस थीटा जे और जेड ए साइन थीटा के। तो ये तीन चीज डी वाई डी जेड और ए आपको यहाँ पे टिग्नोमेट्री फॉर्म में मिल गया। इसको ध्यान जरूर रखेंगे कैसे निकालें हम लोग। अब इसको ले जाके हम लोग यहाँ पर जो हमारा ये आया है, इसमें क्या क्या टर्म आया है, डी वाई आया है, डी जेड आया है, डी जेड आया है और डी वाई आया है, इसमें ले जाके रख देते हैं, और वाई और जेड की वैल्यू। ठीक, ये जैसे कैलकुलेट हो गया आया है आई के लिए, जे के लिए और के लिए ना। ध्यान देंगे ये डॉट है, डी वाई डॉट जेड, मतलब इंटू डी वाई जेड नहीं है, ऐसे नहीं है ना, ध्यान जरूर देंगे आप जब उसको कैलकुलेट करेंगे रफ में, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जब हम लोग अब इस हमारे आए हुए इक्वेशन को टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखे, देखिए जरा यहाँ से तुलना करिए, ये देखिए कि डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर क्या होगा, तो ए स्क्वायर, ये देखिए डी वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू, जब दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप, ठीक, तो आपको मिलने वाला है, देखिए थोड़ा एक टर्म को यहाँ पे समझते हैं, ऊपर में क्या लिखा हुआ है उसको, टिग्नोमेट्री फॉर्म जो दिखा था हमारा कि डी वाई क्या है जी, देखिए माइनस ए साइन थीटा और डी थीटा, और जेड कितना था, ए साइन थीटा, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये माइनस साइन है ना, देखते हैं। ठीक, और ये माइनस साइन यहाँ पे पहले से था, ये वाला, ये माइनस साइन, और वो माइनस आया तो टोटल प्लस हो गया, तो फाइनली आपको क्या मिल गया जी, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सिमिलरली जब आप आगे पदों को रखते चले जाएंगे, यहाँ पर डी जेड और वाई की वैल्यू, तो ये मिलेगा आपको, और आई कंपोनेंट बाहर। सिमिलरली डी जेड की वैल्यू जब आप रखेंगे वहाँ पर, तो डी जेड की वैल्यू एक्स अपनी जगह पर है, ए कॉस थीटा डी थीटा, और के अपनी जगह पर है जब आप एक्स अपनी जगह पर है, और डी वाई की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखेंगे तो ए एक्स ए साइन थीटा डी थीटा, ये आपको मिल गया। अब यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट हटाएं, आई तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ए स्क्वायर इज अ कॉमन, देन यू हैव आई ए स्क्वायर डी थीटा। यहाँ से इतने पद से आपको ये मिल गया, ये वाला टर्म वैसे ही लिखा हुआ है और ये वाला टर्म वैसे ही लिखा हुआ है। अब हमें इसको इक्वेशन 1 में हमारे मान रखना है। कौन सा था इक्वेशन 1 जी हमारा, ये वाला बायोसेवर्ट का मेन नियम, जहाँ पे डी एल क्रॉस आर की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो अब डी एल क्रॉस आर की जगह इस चीज को यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। ठीक, तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए जरा, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर की घात 3, ये पूरा वैल्यू हमने पुट कर दिया। इसे हमें संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के लिए निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे ओवरऑल कुंडली के एंगल रेंज में समाकलन करना है। तो अब कुंडली का पूरा एंगल रेंज कितना होगा जी, एक पूरा चक्कर अगर आप लगाएंगे और थीटा के फॉर्म में चलेंगे तो कितना एंगल बनता है, 2 पाई। तो संपूर्ण एंगल के फॉर्म में इस वाले पद का, इस वाले पद का और इस वाले पद का समाकलन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए म्यू 0/4 पाई आई, ए यहाँ से कॉमन निकल गया, एक ठो ए कॉमन निकाल लिए हैं इस यहाँ से पूरा, तो आई ए अपॉन आर की घात 3, ये आई कंसेप्ट 0 से 2 पाई ए डी थीटा प्लस जे, एक ठो ए कॉमन निकाल लिए हो तो 0 से 2 पाई एक्स कॉस थीटा डी थीटा, और प्लस के, एक ठो ए कॉमन निकाल लिए हो तो एक्स
साइन थीटा और डी थीटा। ठीक, इंटीग्रेशन थीटा वाले पोर्शन का होना है, इसलिए क्या मिलेगा देखिए जरा, ए डी थीटा का थीटा और लिमिट लगाओगे 0 से 2 पाई तो 2 पाई ए, ये मिलने वाला है इस टर्म से। 0 से 2 पाई कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो ये पूरा पद आपका 0 हो जाएगा एक्स के साथ। एक्स साइन थीटा डी थीटा भी 0 से 2 पाई में 0 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से, ये वाला पद भी आपका 0 हो गया, ये वाला पद भी हमारा 0 हो गया, कट गया। सिर्फ इस वाले पद के इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी है 2 पाई ए और आई, तो यहाँ पे पुट करेंगे जी, तो हमारे इक्वेशन में पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई ए और आई, समराइज करके लिख देंगे तो ये मिलेगा इक्वेशन 2 आपको। ठीक, अब चूंकि हमारा r जो था वो x माइनस ए था, ऐसे डिफाइन हुआ था डायग्राम में, त्रिभुज नियम जो लगाए थे हम लोग ऊपर में और डिफाइन किए हुए हैं। ठीक, 1 सेकेंड, उस स्लाइड में आपको दिखाता हूं मैं, वहां पर यहाँ पे देखिए, ये हमारा r है जी, r ये है, और त्रिभुज नियम के थ्रू ये मिला था a प्लस आर इज इक्वल टू एक्स है, a प्लस आर इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वेक्टर में, और इसका अगर आप परिणाम ले लेते हो, मॉड ले लेते हो, मॉड, तो आपको आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा। नेगेटिव टर्म को छोटी क्वांटिटी करके नेगलेक्ट आउट करेंगे तो हायर ऑर्डर टर्म को ही कलेक्ट करेंगे, तो मॉड आर स्क्वायर की वैल्यू परिणाम के रूप में आपको इतना मिलेगा। ठीक, तो उसी को लिया है यहाँ पे, देखिए जरा कि यदि वेक्टर आर एक्स माइनस ए वेक्टर में है तो परिणाम मॉड क्या मिलेगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही बाइनोमियल थ्योरम लगा के छोटे टर्म को नेगलेक्ट कर दिए, तो आर की घात 3 क्या मिलेगा जी, अगर ये आर की घात 2 का मान है तो आर की घात 3 का मान कितना मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आर की वैल्यू यहाँ से अंडर रूट है ना, यहीं से इसको समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, या फिर इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स की एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 1/2 है, और जब आप ये आर है तो आर की घात 3 लिखोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर ये 3/2 मिलेगा आपको, इस तरह से, है ना, तो ये है, ठीक है ना। तो फिर अब हमारी इस इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन 2 में हम आर की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अब आपका इक्वेशन कैसे मिलेगा ये देखिए, तो जो समीकरण 2 में यहाँ पर आप जब इस आर की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन मिल रहा है आपको, जो डिब्बे में घेरे हैं, ये फाइनल इक्वेशन है आपका मेन, कि एक वृत्ताकार कुंडली के एक्सिस पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा विथ डायरेक्शन, आई डायरेक्शन में हो रहा है, आई डायरेक्शन में उत्पन्न हो रहा है, मतलब कुंडली रखी हुई थी इस तरह से वाई जेड प्लेन में। ठीक, ये वाई था, ये जेड था, तो आई डायरेक्शन में मतलब इस दिशा में आपको चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, बिंदु पी यहाँ पर था, है ना, आई डायरेक्शन उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये फॉर्मूला जो आया है किन पदों में है जी, देखिए म्यू 0, आई जो करंट आप फ्लो करा रहे हैं उसमें वो उसका मान है, ए क्या है तो कुंडली की त्रिज्या है, एक्स क्या है तो बिंदु पी की दूरी है, ये आपको पता रहेगी कहाँ पे रख रहे हैं आप, और ए क्या है फिर से त्रिज्या है, और आई, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपको यहाँ से क्या क्या मान रखोगे वो मिला है। अब अगर हम लोग एक्स वाई डी एल इन सब चीज़ों को अगर हम लोग इस तरह से मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ना करें, तो फिर अगर y के रूप में है या z के रूप में है तो कुंडली का विस्तार y अक्ष में कितना है स्केल लेके थोड़ी नापते रहेंगे आप, या z अक्ष में कितना है, या छोटे से अल्पांश का खंड कितना है। ठीक, जैसे इस फॉर्मूले को डायरेक्ट कोई कहे कि मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा यहाँ से, तो r को आप फिर कैसे नापोगे जी, एज अ फिजिकली सिचुएशन में वेक्टर r कैसे निकालोगे, पोजीशन वाइज। तो इसलिए ये सब ट्रीटमेंट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, और फिर जो फिजिक्स का फॉर्मूला हमारा निकल के आता है वो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट्स को होल्ड करता है। अब देखिए ये जो निकल के आया है इसको लैब में अलग अलग जगह पे पोजीशंस रख के धारा को चेंज करके आप इस पे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं कि अक्ष में रखने पे कितना होगा। सिंपल, यदि कुंडली में n फेरे हैं, फेरों की संख्या यदि n है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इसमें n का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो मेन इक्वेशन है बहुत शानदार
ये न्यूमेरिकल बन के आता है, इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। आगे चल के आप फिजिक्स के फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह दिलाएंगे हायर लेवल पे, उसमें भी बहुत पूछा जाएगा। एग्जैक्ट इसको आपको करना है। थोड़ा सा निष्कर्ष देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार यदि कुंडली वाई जेड समतल में स्थित है तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्लस एक्स दिशा में प्राप्त होगा। यही तो ये आई दिखा रहा है, जिसकी दिशा किधर होगी जी, दक्षिणावर्त होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसका डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब कुछ विशेष स्थिति देखिए, कुंडली के केंद्र पर x 0 हो जाएगा, जो दूरी है। फिर से हम अपने डायग्राम, ये x दूरी है, बिंदु P पीछे हटते हटते पीछे हटते पीछे हटते पीछे हटते पीछे हटते अगर यहाँ पे आ गया तो ये दूरी x का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, x क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर इस फॉर्मूले में, अपने इस फॉर्मूले में अगर आप 0 रख दीजिए x के जगह पे और सिंप्लीफाई अगर इसको करते हैं तो आपको क्या इक्वेशन मिलता है, ये देखिए, μ0 n i, जो कि एक वलय के कारण जितना निकला था केंद्र पे कितना होता है उसका मान है। जस्ट पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। तो ये वाला हो गया। अब एक चीज को जानिए, इस डायग्राम को आपके बना के आना है कि मैक्सिमम कहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र, सेंटर पे, इस जगह पे अधिकतम। और जैसे जैसे दूरी में आप चाहे लेफ्ट या राइट जाते जाएंगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे कम होने लगता है। ये डायग्राम उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान कहाँ पे है जी, सेंटर पे है, ओ पे है, वलय के केंद्र पे। और जैसे जैसे अगर आप बिंदु को चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कराएंगे इधर, ठीक, तो उसकी वजह से फिर वो, ठीक है। तो ये ग्राफ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और बना के भी आना है आपको इस चीज को। और जैसे ही आपने उसके पॉइंट को, ओके, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो देखिए ये जो क्वांटिटी आई है ये वाली x बराबर 0 पे, ये सबसे मैक्सिमम अमाउंट है मैग्नेटिक फील्ड का वलय के केंद्र पे। और जैसे जैसे आप, ये जो डायग्राम मैंने बताया कि अगर आप पॉजिटिव एक्सिस पे इधर जाते हैं या आप नेगेटिव एक्सिस पे इधर जाते हैं तो धीरे धीरे उसका मान क्या होता है जी, डाउन होने लगता है। ये जो डाउनवर्ड है ये ऐसे। और कहाँ पे सबसे एक साफ चेंज होता है, अगर ये दूरी x में है तो a/2 पे, त्रिज्या के आधे पे, है ना, त्रिज्या के आधे वाले जगह पे ये a/2 है, r/2 भी लिख सकते हैं, a/2 है। मतलब ये हमने रेडियस को यदि a दर्शाया है तो a/2 लिखें। तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वितरण किस तरह से है जी, कि केंद्र पर सबसे ज्यादा है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की जो दर है dB/dx, x के सापेक्ष यदि चुंबकीय क्षेत्र के इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो कुंडली के केंद्र से दोनों ओर x बराबर r/2 या कुंडली की त्रिज्या के आधे पर अधिकतम होता है। सबसे ज्यादा परिवर्तन, सबसे ज्यादा स्लोप, ढाल कहाँ पर है, ये dB/dx का सबसे शार्प वैल्यू है दोनों तरफ। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, बिंदु की दूरी के सापेक्ष कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे बहुत शार्प ढाल है, तो a/2 के पोजीशन पे, ठीक। तो ये डायग्राम आप बना के आइएगा जरूर। और ये रहा हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, जो कि जियोमेट्रिकल मेथड से ना जाते हुए हम लोग वेक्टर मेथड से जाके इसको सॉल्व किए हैं। तो आप इसे थोड़ा समय दे के अपने आप में रफ में प्रैक्टिस करिए, डायग्राम को बनाइए, और एग्ज़ाम में आता है तो आपको इतना इसे लिख के आना है। ये स्टूडेंट छोटे मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, आएगा तो बड़े मार्क्स में ही आएगा। और इसको उसके अकॉर्डिंग ही हमने बहुत काट छाट किया है इसमें, कि जितना कम से कम थ्योरी आपको लिखना पड़े। ये सीट वैसा ही बना हुआ है जैसा आप एक स्टूडेंट इसको एग्ज़ाम में लिख के आएगा, या तो ये कहें कि जो चेकर होता है उसका कितना डिमांड है, कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक एग्जामिनर क्या चाहता है कि कितना एक स्टूडेंट लिखे इसके बारे में ना। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहे चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, अपने लैंग्वेज में आपको इतना तो करना पड़ेगा, है ना। ये डायग्राम बनाना है। कुछ रिफ्लेक्शन डायग्राम्स भी हर जगह मैं यहाँ पे आपको पुटअप किया हूँ, उसको ज़रूर आप विजुअलाइज करने के लिए है कि कैसे वो काम करता है। और मेन बायोसेवर्ट के लॉ का वेक्टर फॉर्म तो आप ज़रूर याद रखें, वही हमारा बेस है। और टिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो यूज़ करके हमने इसके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है, ये वाला सेक्शन हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो इसे भी ज़रूर ध्यान रखें आप। ये देखिए स्क्रीन पे कि आखिर में ये मैग्नेटिक फील्ड बन कैसे रहा है ना। यहाँ पे जो शो हो रहा है इस स्लाइड पे आपको, वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है इस वलय के वजह से, ठीक। अब
एक टॉपिक हमारे बायोसेवर्ट के एप्लीकेशन का, एक और टॉपिक हमारा बच गया है लास्ट, जिसे हम लोग कहेंगे सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होगा जी? बहुत लंबा वृत्ताकार कुंडली, ठीक, लंबाई में एक वृत्ताकार कुंडली। जैसे यहाँ पे केवल एक वलय को आप पढ़ें, एक डायग्राम को, अगर हम आपको जो रिफ्लेक्शन डायग्राम दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमने देखा कि एक वलय को पढ़े, अगर उसमें बहुत लंब संख्या है, बहुत सारी संख्या है रिंगों की, जैसे ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए ये कुछ इस तरह से रहता है लैब में। ये जो आपकी स्क्रीन पे ये डायग्राम रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये होता है, इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, ठीक। मे बी आपके कॉलेज में, अगर अच्छे कॉलेज में, अगर आप सेंट्रल लेवल के कॉलेज में हैं तो एक्सपेरिमेंट भी आपको कराया जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है बस उसी पे डिस्टेंस चेंज करोगे, पोजीशन चेंज करोगे और अलग अलग कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसको नोट करते चले जाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना। तो आगे अब हमको नेक्स्ट क्लास में हमको सेलोनाइड पढ़ना है। तो सेलोनाइड मतलब स्प्रिंग, स्प्रिंग तो जानते ही हैं आप, बहुत छल्ले गुथे और लंबाई में बंधे हुए हैं और उसमें लंबाई है, एक स्पेसिफिक लेंथ है सोलेनॉइड की। तो फिर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो हमें पढ़ना है। तो आई होप इस एक चैलेंजिंग टॉपिक को, एक अच्छे से हैवी टॉपिक को, बायोसेवर्ट के लॉ के एप्लीकेशन को आप लोगों के लिए मैं इजी करने में सफल रहा हूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपने कॉपी में इसको बार बार क्रॉस आउट करके लिखेंगे, और अगर किसी टाइप का अगर आपको डाउट होता है तो इसे बिल्कुल आप हमसे शेयर करिए, उसे हम दूर करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करके अपने शब्दों में लिख के ज़रूर रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन को, बायोसेवर्ट लॉ के अनदर एप्लीकेशन को, सोलेनॉइड की वजह से या परिनालिका की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।